हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास की हिंदी की बुक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इसके सारांश को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के संस्मरणों पर आधारित है। वे संस्मरण जो कि फादर बुल्के से संबंधित थे। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। गिरिजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं की भूमि में जन्म होने के बाद उन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और मृत्यु पर्यंत वे भारत में ही रहे। बच्चों, यह भारत भूमि की विशेषता ही तो है कि विभिन्न देशों में जन्म लेने के बाद भी कई व्यक्तित्व हमारे भारत भूमि की संस्कृति से आकर्षित होकर, प्रेरित होकर यहाँ आ बसे और फिर यहीं की मिट्टी में रच बस गए। यह हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हमारा जन्म भारत की भूमि में हुआ। आइए तो पाठ के सारांश की शुरुआत हम करते हैं फादर के स्नेहिल व्यक्तित्व से। फादर जीवन भर सभी को स्नेह बांटते रहे। वे हमेशा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चोगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आँखें सदा गले लगाने को आतुर लगती थीं। लेखक ने 35 सालों तक उनके स्नेह को महसूस किया। फादर को याद करना संगीत की तरह लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा लगता है। लेखक को बहुत दुख है कि फादर बुल्के को वृद्धावस्था में गैंग्रीन हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हुई। परिमल संस्था के सदस्य के रूप में भी फादर बुल्के ने बहुत काम किया। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पाठ के सारांश में क्या बताया है कि जब लेखक इलाहाबाद, जो कि आज के समय में प्रयागराज नाम से जाना जाता है, में थे, तब फादर भी वहीं परिमल नामक एक संस्था के सदस्य थे। फादर गोष्ठियों का अर्थ होता है विचार के लिए बुलाई जाने वाली सभा। गोष्ठियों में विचार विमर्श और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सभी के पारिवारिक उत्सवों में पुरोहित की तरह उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में भी प्रथम बार अन्न उन्हीं ने खिलाया था। वे वात्सल्य भाव के धनी थे। मतलब कि फादर बुल्के मात्र सन्यासियों की तरह ही नहीं रहते थे, वे समाज के लोगों के साथ एक पारिवारिक सदस्य की तरह भी रहते थे। और इसका प्रमाण देते हुए लेखक कहते हैं कि जब उनके पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार हुआ था तो उसमें प्रथम बार जो अन्न खिलाने की प्रथा होती है, उसमें फादर बुल्के ने ही उसको अन्नप्राशन कराया था। फादर बुल्के के पारिवारिक जीवन के संबंध में यहाँ बताया गया है कि फादर बुल्के के घर में माँ, पिता, 2 भाई और एक बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को भी बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से गहरा लगाव था। उनकी माँ के पत्र उनके पास आते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव न था। सन्यासी बन जाने के विषय में वे कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने हैं। वे जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तब धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुँच गए थे। उन्होंने भारत जाने की इच्छा भी वहीं रखी। भारत ही क्यों पूछने पर वे कभी कुछ नहीं कहते। सन्यासी बनाकर उन्हें भारत ही भेजा गया। भारत में फादर बुल्के के कार्य को किस तरह से सक्सेना जी ने बताया है, आइए देखते हैं। फादर ने पहले 2 साल जिसेट संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से BA तथा इलाहाबाद से हिंदी में MA किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध भी प्रस्तुत किया। फादर ने ब्लूबर्ड नामक नाटक का रूपांतरण नील पक्षी में भी किया। वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी बच्चों, कि देखिए जिनकी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, लेकिन उन्होंने कई अंग्रेजी विषय की किताबों को हिंदी में रूपांतरित किया। और न केवल हिंदी में रूपांतरित किया, वे भारत के ही रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया और बाइबल का भी अनुवाद किया। 73 वर्ष की आयु में फादर बुल्के का निधन हो गया। फादर बुल्के में अपनत्व की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। सन्यासी होने के बाद भी फादर बुल्के रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। हिंदी राष्ट्रभाषा बने, ऐसी उनमें प्रबल इच्छा थी। देखिए बच्चों, एक दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति जिनकी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, वे हिंदी के महत्व को कितना मानते हैं और यह इच्छा रखते हैं कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन इसे
क्या कहा जाए कि हम भारत में रहने वाले लोग ही हिंदी को महत्व नहीं देते और अंग्रेजी बोलकर ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वे हिंदी वालों को हिंदी की उपेक्षा यानी कि अनदेखी या तिरस्कार करते देखकर झुंझलाते थे। वे सभी के दुख में साथ खड़े होते, उनके सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। और ऐसा लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तब लेखक ने अनुभव किया। फादर बुल्के की मृत्यु और अंतिम संस्कार के विषय में सक्सेना जी संस्मरण में लिखते हैं कि फादर बुल्के को लेखक ने जब अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे की शांति स्थिर हो गई थी। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। 18 अगस्त 1982 यानी 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। जैसा कि हमने चैप्टर में देखा ही है कि वे क्रिश्चियन धर्म से संबंध रखते थे, अतः उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे और रत्न पैदा होंगे। जैसे कि बीज को धरती में डाला जाता है तो उससे एक वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी तरह से कहा जा रहा है कि फादर बुल्के को भी अब इस भारत की भूमि में उतारा जा रहा है, दफन किया जा रहा है और उनसे अब और ऐसे सारे रत्न उत्पन्न होंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहाँ उपस्थित सभी लोग रो पड़े। फादर बुल्के एक फल फूलदार पेड़ की तरह थे। उनके व्यक्तित्व में दिव्य करुणा की झलक सदा रहती थी। लेखक कहता है कि वह उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हैं। फादर बुल्के के व्यक्तित्व में अनेकों अनेक प्रेरणाएं भरी हुई हैं। एक प्रेरणा तो यह भी है कि देखिए किस तरह से उन्होंने अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाया, एक संत की तरह शुद्ध पवित्र जीवन जिया और वहीं वसुधैव कुटुंबकम जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य है, उसका उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ का सारांश पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यह सारांश मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि अब अगला वीडियो मैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तर का बनाने जा रही हूँ। आपको प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ आ सके, इसलिए इस पाठ का सारांश हमको समझना बहुत ज़रूरी था। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए और इस सारांश को अच्छे से समझ लीजिए और बहुत जल्दी मैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू बच्चों।